हेलो फ्रेंड्स, टिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर नागरिकता डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में इस नागरिकता से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को कवर करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी देश की तरह भारत में भी दो तरह के लोग रहते हैं, एक नागरिक और दूसरे विदेशी। नागरिक वो हैं जो भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं और इन्हें सभी प्रकार के सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। विदेशी वो हैं जिन्हें सभी राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त नहीं है, जैसे वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार। ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। विदेशी भी दो प्रकार के हैं, विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वो हैं जिन देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, वहाँ के नागरिक भारत के लिए विदेशी मित्र हैं। परंतु जिन देशों के साथ भारत का युद्ध चल रहा है, वो देश उन देशों के नागरिक भारत के लिए विदेशी शत्रु हैं। उदाहरण के लिए 1962 में चीन के नागरिक भारत के लिए विदेशी शत्रु थे। 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान के नागरिक भारत के विदेशी शत्रु थे और इन्हें नज़रबंदी के विरुद्ध अनुच्छेद 22 का जो अधिकार है वो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है विदेशी शत्रुओं को, परंतु विदेशी मित्र को प्राप्त होता है। और जो विदेशी हैं वो भारत में सार्वजनिक पदों के लिए योग्यता नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो योग्यता होती है, उनमें आप हमेशा पढ़ोगे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसलिए विदेशियों को यह योग्यताएं हासिल नहीं हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चीन और पाकिस्तान के लोग क्या आज भी भारत के लिए विदेशी शत्रु हैं? तो ऐसा नहीं है। जब भारत का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है तो युद्ध के दौरान ही वो विदेशी शत्रु होते हैं, युद्ध खत्म होने के बाद नहीं। हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक संवैधानिक उपबंध की। तो आज़ादी के समय और जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो नागरिकता को लेकर कई समस्याएं पैदा हो गई। जैसे कि कई विदेशी लंबे समय से भारत में रह रहे थे, तो क्या उन्हें नागरिकता दी जाए? कई भारतीय लोग विदेशों में रह रहे थे, तो उन्हें किस आधार पर नागरिकता दी जाए? और कई लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे और कई लोग पाकिस्तान में बसने के बाद दोबारा भारत आ रहे थे, तो जिससे भारत में रक्तपात की स्थिति बनी हुई थी और उन्हें नागरिकता कैसे दी जाए, ये समस्या बनी हुई थी। इसलिए इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए जल्द ही नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद बनाया गया। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, जिसका वर्णन संविधान के भाग 2 में किया गया है। देखो, संविधान में नागरिकता से संबंधित कोई विशेष या स्थायी उपबंध नहीं किया गया है। संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है कि वह नागरिकता से संबंधित प्रावधान बनाए। संविधान बनने के बाद 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। पहले वे व्यक्ति भारत के नागरिक बने जो भारत में रह रहे थे और 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा कर रहे थे। पहली शर्त थी कि व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या वह संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, यानी 1950 से 5 वर्ष पहले से अगर वो भारत में रह रहा है। जो व्यक्ति इन शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा कर रहे थे, उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी गई या वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक मान लिए गए। तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत भारत के मूल निवासियों को नागरिकता प्रदान की गई। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से आए लोगों को किस प्रकार नागरिकता प्रदान की गई। इसमें यह व्यवस्था की गई कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत स्थानांतरित हो गया था, पाकिस्तान से भारत आ गया था, तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। इसमें व्यवस्था की गई कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है, उसे नागरिकता हासिल करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसे पहले 6 महीने तक भारत में निवास करना होगा। उस समय पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए परमिट जारी किए जा रहे थे ताकि डेट पता रहे कि कौन व्यक्ति किस समय भारत में आ रहा है या भारत से जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 7 की, जिसमें उन लोगों को नागरिकता दी गई जो पहले पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से दोबारा भारत में आ गए। क्या हुआ कि आज़ादी से पहले ही बहुत लोगों को ये एहसास हो चुका था कि विभाजन होने वाला है, इसलिए वो अब भारत छोड़कर वो पाकिस्तान वाले इलाके में जा बसे थे। परंतु आज़ादी के बाद उन्होंने पाकिस्तान की हालत देखी और फिर वो वापस से भारत में आ गए। इसलिए अनुच्छेद 7 के अंतर्गत उनको नागरिकता प्रदान की गई। इसमें यह व्यवस्था की गई कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया और फिर पुनर्वास के लिए भारत लौट आया, तो उसे नागरिकता हासिल करने के लिए एक आवेदन प्रार्थना पत्र देना होगा पंजीकरण के लिए और लगातार 6 माह तक निवास करना होगा। उसके बाद उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 8 ये व्यवस्था करता है कि जो भारतीय नागरिक भारत से बाहर रह रहे थे
और विदेशों में जो उनके बच्चे रह रहे थे तो उनको किस प्रकार नागरिकता दी जाए, इससे संबंधित उपबंध करता है। तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8 संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाए गए थे। अब नागरिकता से संबंधित कुछ अन्य अनुच्छेद इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 9 कहता है कि जो व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर लेगा या ग्रहण कर लेगा वो भारत का व्यक्ति नहीं माना जाएगा। और अनुच्छेद 10 कहता है कि एक भारतीय व्यक्ति निरंतर भारतीय नागरिक बना रहेगा यदि वो कोई देशद्रोही कार्य ना करे और उसे अपनी नागरिकता बार बार रीन्यू कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह एक्सपायर हो जाता है, उसे हमें रीन्यू कराना पड़ता है, तो नागरिकता को रीन्यू कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता से संबंधित अधिनियम बनाने का पूरा अधिकार है। और इसी के चलते संसद ने एक महत्वपूर्ण अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। नागरिकता का अर्जन जन्म के आधार पर, तो ऐसी व्यवस्था की गई कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जन्म के आधार पर, भले ही उसके मम्मी पापा या माता पिता की नागरिकता कोई सी भी हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अमेरिकी नागरिक है और उनके बच्चे का जन्म भारत में हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद, तो उस बच्चे को जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। और किसी भी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1947 से पहले भारत में हुआ है तो उसे भी जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसमें कुछ संशोधन करने के बाद ये व्यवस्था की गई कि 1 जुलाई 1987 के बाद अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो उसके जन्म के दौरान उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। पहली वाली व्यवस्था में क्या था कि दोनों में से अगर दोनों ही भारतीय नागरिक नहीं हैं तब भी उसे भारतीय नागरिकता जन्म के आधार पर दी जा सकती थी, परंतु अब क्या व्यवस्था कर दी गई 1987 के बाद कि माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। 3 दिसंबर 2004 को इसमें एक और व्यवस्था की गई कि अगर दोनों माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो ठीक है, परंतु जो दूसरा व्यक्ति होगा वो इलीगल पर्सन नहीं होना चाहिए, मतलब इलीगली भारत में नहीं रह रहा होना चाहिए। कहने का मतलब है उसके पास अपना पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह होना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो इलीगली भारत में नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि वंश के आधार पर किस प्रकार भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। इसमें व्यवस्था की गई कि जिस भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच में हुआ है और उसके जन्म के समय उसके पिता की नागरिकता भारतीय नागरिकता थी, तो उस व्यक्ति को भी वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता मिल सकती है। अब क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों के साथ भेदभाव हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पिता की बात की गई थी, तो इसमें संशोधन किया गया और इसमें यह व्यवस्था की गई कि जिस भी व्यक्ति का जन्म 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद हुआ है भारत के बाहर, उसे वंश के आधार पर तभी भारतीय नागरिकता मिलेगी जब उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। पहले सिर्फ पिता थे, अब दूसरी संशोधन में माता पिता में से कोई एक। अब इसमें तीसरी व्यवस्था क्या की गई कि 3 दिसंबर 2004 के बाद ये व्यवस्था कर दी गई कि भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म होता है तो उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो उसके पेरेंट्स हैं उसको 1 वर्ष के अंदर भारतीय काउंसलेट को इसकी सूचना देनी चाहिए कि उनका बच्चा कौन सी नागरिकता चाहता है, मतलब भारतीय नागरिकता चाहता है या नहीं। मान लीजिए कि एक बच्चे को वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता मिल सकती थी, परंतु उसके पेरेंट्स ने उसे अमेरिका की नागरिकता दिलवा दी। अब क्या होगा कि ऐसी स्थिति में अगर वो बच्चा 18 साल या वयस्क हो जाता है तो वयस्क होने के 6 महीने के अंदर अगर भारतीय काउंसलेट को सूचित करता है कि मैं भारतीय नागरिकता चाहता हूँ तो उस बच्चे को वयस्क होने के बाद भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारतीय मूल का व्यक्ति कौन है। तो वह भारतीय मूल का व्यक्ति वह है जिसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ है या फिर उसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है, मतलब बंटवारे से पहले अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वह भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाता है। तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता तभी मिल सकती है अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है और वो लगातार 7 सालों से भारत में रह रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता हासिल कर सकता है। और यहाँ एक बात स्पष्ट की गई है कि वह पर्सन इलीगल नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी इलीगली अगर भारत में रह रहा है बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के भारत में रह रहा है तो वो इलीगल पर्सन है, उसे रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारतीय नागरिकता कभी नहीं मिल सकती।
और अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक से विवाह कर लेता है और लगातार शादी के बाद 7 सालों तक भारत में रहता है, तब उसे भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारतीय नागरिकता मिल सकती है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से नागरिकता मिलती है। तो ये नागरिकता मेनली केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि केंद्र सरकार किसे ये नागरिकता दे सकती है। तो इसके कुछ देख लेते हैं कुछ रूल्स। अगर व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा है और व्यक्ति को 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो उनमें से कोई एक भाषा भी आती है और वो भारत सरकार की सेवा में कई सालों से लगा है, तो उसे प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। देखो, नागरिकता देने से पहले भारतीय सरकार ये देखती है कि जिस व्यक्ति को हम नागरिकता दे रहे हैं, क्या उस व्यक्ति के देश में भी भारतीयों को प्राकृतिक आधार पर नागरिकता दी जाती है। अगर प्राकृतिक आधार पर उस देश में भारतीयों को नागरिकता दी जाती है, तभी भारत सरकार उस व्यक्ति को भी नागरिकता प्राकृतिक रूप से दे सकती है। और अगर कोई व्यक्ति विशेष सेवा, विज्ञान, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंध रखता है, तो भारत सरकार अन्य योग्यताओं को परे रखते हुए उस व्यक्ति को प्राकृतिक आधार पर नागरिकता दे देती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अरनाम सामी है। आपने उसका नाम सुना होगा। ये एक पाकिस्तानी सिंगर है जो कि काफ़ी फेमस है। तो इसे भारत सरकार ने प्राकृतिक आधार पर नागरिकता दी है। क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा नागरिकता। तो क्या होता है कि कई बार भारतीय सरकार ने कई क्षेत्रों का अधिग्रहण किया है, जैसे कि पौंडीचेरी, सिक्किम या कई क्षेत्रों का अधिग्रहण वो कर सकती है। कल को मान लो पीओके का कर ले, तो जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको नागरिकता कैसे दी जाए। तो क्षेत्र समाविष्टि द्वारा जिन क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया है वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी भारतीय नागरिकता दी जाती है क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। अब हम बात करते हैं असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान। तो क्या हुआ कि भारत सरकार और जो असम का एक यूनियन है आसू जिसका नाम है, तो उसके बीच 1985 में एक असम समझौता हुआ था। जो असम के मूल निवासी हैं उनका मानना है कि बहुत सारे बांग्लादेशी, और ये हकीकत भी है कि बहुत सारे बांग्लादेशी असम में आ चुके हैं, जिससे कि जो असम के मूल निवासियों के संसाधन हैं उसका प्रयोग विदेशी लोग कर रहे हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया और उसके तहत ही ये समझौता हुआ। इसमें यह तय किया गया कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो भारत आए थे, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे वो कोई से भी विदेशी हो, जो भी असम में आए थे, उनको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। जो व्यक्ति 1 जनवरी 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले असम आया था, उसे भारतीय नागरिकता डायरेक्ट नहीं मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी। मतलब उसे कई अधिकार दिए जाएंगे पर उसे वोट देने का अधिकार 10 सालों तक नहीं होगा, और 10 सालों के बाद उसे फिर वोट देने का अधिकार भी मिल जाएगा। इसे अभी हम एनआरसी में भी देखेंगे। अब देखते हैं कि भारतीय नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है। तो पहला है स्वैच्छिक त्याग। अगर कोई व्यक्ति सक्षम है, मतलब वयस्क है, और वो अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो उसकी नागरिकता ख़त्म की जा सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि युद्ध के समय भारत सरकार इसको मना कर दे कि तुम त्याग नहीं सकते। और जिस व्यक्ति ने त्यागी है नागरिकता, अगर उसके नाबालिग बच्चे हैं तो उनकी नागरिकता भी अपने आप ही बर्खास्तगी के द्वारा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कनाडा गया और उसने कनाडा की नागरिकता हासिल कर ली, तो इससे क्या होगा कि उसकी नागरिकता अपने आप ही बर्खास्त कर दी जाएगी, भारतीय नागरिक अब वो नहीं रहेगा। अब वंचित करने के द्वारा, तीसरा है वंचित करने के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि और यदि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से नागरिकता हासिल करता है या फिर वो विरोधी देशों का साथ दे रहा है भारत के खिलाफ, और यदि वो संविधान का अनादर कर रहा है, इत्यादि गतिविधि भारत के विरुद्ध कर रहा है, तो उसे भारत सरकार वंचित कर देती है नागरिकता से। तो इन 3 आधारों पर नागरिकता की समाप्ति की जाती है। अब हम बात करते हैं एकल नागरिकता की, कि आखिर एकल नागरिकता क्या है। तो एकल नागरिकता का मतलब है एक नागरिकता। तो जैसे कि अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में 2 नागरिकता होती है, एक राज्य की और एक देश की। जैसे कि जिस राज्य में वो रह रहे हैं उस राज्य की एक नागरिकता और एक देश की नागरिकता। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो बिहार के निवासी हैं आप, परंतु बिहार की नागरिकता आपके पास नहीं है, आपके पास नागरिकता होगी भारतीय नागरिकता। और अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपके पास उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं होगी, आपके पास भी सिर्फ और सिर्फ एक ही नागरिकता होगी, वो है भारतीय नागरिकता। आप तो उत्तर प्रदेश के निवासी कह सकते हैं अपने आप को, परंतु अमेरिका में इसका उल्टा होता है, वहाँ पर 2 नागरिकता दी जाती है। 2 नागरिकता का अर्थ ये नहीं है कि 2 देशों की नागरिकता, ये राज्य और केंद्रीय नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब है सिर्फ और सिर्फ देश की नागरिकता, राज्यों की नहीं। एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई क्या है।
एनआरआई भारतीय नागरिक होते हैं, पीआईओ और ओसीआई भारतीय नागरिक नहीं हैं। एनआरआई ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो कि भारतीय पासपोर्ट लेकर विदेशों में काम कर रहे हैं और इन जो ये पैसा भारत में भेजते हैं उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि एनआरआई जो भी पैसा भारत में भेजते हैं अपने घर वालों के लिए, उस पर टैक्स नहीं लगाती है सरकार। पीआईओ और ओसीआई में वो लोग आते हैं जो भारतीय मूल के हैं एक तरह से। इनके जो पूर्वज थे वो भारतीय थे, परंतु अब ये विदेशों में बस गए वो, और उनके बच्चे वगैरह हैं उनके पास विदेशी नागरिकता है। पर क्योंकि ये भारत से जुड़े हुए थे इसलिए इनको कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि पीआईओ और ओसीआई के अंतर्गत जो व्यक्ति पीआईओ के अंतर्गत आते थे उन्हें का ये सुविधा प्राप्त थी कि वो भारत में आने के बाद भारत के किसी भी इलाके में, किसी भी क्षेत्र में वो बिना बेरोक टोक घूम सकते थे। परंतु इनके लिए एक दुविधा ये थी कि इन्हें हर 6 महीने में रीजनल ऑफिस, जो पास में रीजनल ऑफिस होगा, वहाँ पर जाकर ये बताना पड़ता था कि हम इस लोकेशन में इस समय रह रहे हैं। इसलिए इनकी समस्या को ख़त्म करने के लिए 2015 में पीआईओ को ख़त्म करके इसे ओसीआई के साथ मिला दिया गया। अब यह व्यवस्था की गई कि ये बिना वीज़ा के भी भारत में कई लंबे समय तक रह सकते हैं और भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए में कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख, जो उत्पीड़न के कारण 2014 से पहले भारत आए हैं, अब उन्हें इलीगल पर्सन नहीं कहा जाएगा और उन्हें अब भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ये तीनों की तीनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिसमें अल्पसंख्यकों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा था। इसलिए भारत सरकार ने ये कदम उठाया। अब देखते हैं कि इस बिल का विरोध क्यों किया गया। इसके विरोध का आधार था कि इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया था, परंतु सरकार का कहना था कि इन देशों में मुस्लिमों को संरक्षण प्राप्त है और वो अल्पसंख्यक नहीं हैं। दूसरा विरोध का कारण था कि इसमें श्रीलंका के तमिलों को क्यों शामिल नहीं किया गया। तो सरकार का कहना था कि भविष्य में हम इस बारे में भी विचार करेंगे और उससे संबंधित उपबंध बनाने पर सोचेंगे। अब हम बात करते हैं एनआरसी की, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। तो 2014 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद असम में एनआरसी को लागू किया गया। इसे पूरे देश में अभी तक लागू नहीं किया गया है। ये भारत में रह रहे सभी देशों व धर्मों के विदेशी नागरिकों की बात करता है, परंतु ये असम में लागू किया गया है, तो इसलिए ये स्पेशली बांग्लादेशियों के लिए लागू किया गया था जो असम में अवैध रूप से रह रहे थे। एनआरसी को अभी बस असम में लागू किया गया है। इसका काम असम में अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान करना था, जिसमें ज़्यादातर बांग्लादेश से थे। एनआरसी में वे लोग शामिल होंगे जो यह साबित कर सकते हैं कि या तो वे या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 को या उससे पहले भारत में रह रहे थे। अगर किसी भी व्यक्ति के पास जो असम में रह रहा है उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है या कुछ भी है ऐसा है जिससे वो साबित कर सके कि वो 20 मार्च 1971 को या उससे पहले भी भारत में रह रहे थे, तो उनका नाम एनआरसी में आ जाएगा और वो इल्लीगल माइग्रेंट या इल्लीगल पर्सन नहीं समझे जाएंगे। परंतु और जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया है उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनवाए जा रहे हैं और उन्हें वहां रखने पर विचार किया जा रहा है। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।